लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आप सबकी खिदमत में इस्लाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सदा सलामत रहें। आप अमेरिका में हैं, आप अफ्रीका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, कहीं भी हैं। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन एक बार फिर आपको सलाम पेश करता है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, मैं इनका नाम आपको बताऊंगा और यकीनन आपके लिए एक अमेजिंग होगा कि एक ऐसा मर्द मुजाहिद, मर्द हुर, जो मसीही के जलाल के लिए, मसीह की कलीसिया के लिए और मसीही प्रॉपर्टीज के लिए, हेल्थ यूनिट के लिए, एक शलूख मिशन हॉस्पिटल के लिए उसकी जो एक फाइट है, जो उसकी जंग है, वो कितनी अजीम है, उस पर मैं उन्हें सबसे पहले सल्यूट पेश करता हूं। जो उन्होंने काम किया, मैं उनको एक बार फिर सल्यूट पेश कर रहा हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ी है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं तमाम दुनिया में जो मेरे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मेरे क्रिटिक्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको ये बताऊं कि यूसुफ एम खोखर साहब कहां से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो यूसुफ एम खोखर साहब जो हैं, ये गुजरात की एक तहसील है, एक बड़ा कस्बा है, टाउन है, जलालपुर जट्टा, यहाँ पर ये मौजूद हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं शलूख मिशन हॉस्पिटल के, जो कि सियालकोट डायसिस के अंडर आता है और जिसके बिशप हैं जनाबे बिशप एलवन जान साहब सैमल साहब। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, ये वही गुजरात है जो पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम से पहले मौजूद था। मैं थोड़ा सा इसका ये आपको तारुफ कराना चाहता हूं इस गुजरात का, कि ये कितना नामवर है और ये कितनी पूरी दुनिया में इसकी कहां तक शनासाई है, लोग इसे किस तरह जानते हैं। एक गुजरात तो है हिंदुस्तान में, जहां का मोदी सरकार गुजरात वाली कहलाती है, और दूसरा जो गुजरात है ये भी वज़ीर आजम का है। एक तो जनाबे चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और उनके भाई चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो ये एक ही अभी तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, चौधरी परवेज इलाही साहब। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले जनाब चौधरी फजल इलाही साहब, जो कि सदर पाकिस्तान भी रहे, उनका तल्लक भी गुजरात से था। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इसके लिए ये बहुत शहर जो है, ये बहुत एक अपनी तारीख रखता है। और इसी शहर से मेजर अजीज भट्टी शहीद और जनाबे शबीर शरीफ साहब, जो कि रहील शरीफ साहब के वाले थे, वो भी इसी जिला से, इसी शहर से, उनका सराउंडिंग में इनसे तल्लक था, जनाब रहील शरीफ साहब का भी। और इसके अलावा ये गुजरात जो है, ये दरियाए चनाब के किनारे है, जहां पे सोनी महिवाल की एक कल्चरल सकाफती एक कहानी हमें दिखाई देती है पंजाब के अंदर। और आज भी गुजरात शहर के अंदर उनकी वो निशानियां, वो बाकियात जो हैं, हमें नजर आती हैं खूबसूरती के हवाले से। और ये शहर जो है, ये दुनिया में इस तरह पहचाना जाता है, जाना जाता है कि मुझे याद है कि मैं एक बार इस्तांबुल में, वो जो एक दुनिया का अजूबा है, जो एक ब्रिज है, वहां बैठा था, तो मुझे एक दोस्त वहां पे मिला कि उसने मुझे कहा कि तुम जानते हो कि मैं किस शहर से आया हूं, किस मुल्क से आया हूं। मैंने कहा यार मैं तो, मुझे क्या पता, मैं तो लाहौर से हूं, मेरा तो ये है इंट्रोडक्शन, ये है कि मैं लाहौर से हूं। तो उसने ये कहा कि जब आप ये किसी इमिग्रेशन वाले से पूछें, कि वो ये नहीं ये पूछते हैं कि जी जो गुजरात है वो मुल्क है और पाकिस्तान उसका कोई शहर है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका तल्लक भी जलालपुर जट्टा से है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं शालूख मिशन हॉस्पिटल के, और हम इनको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच और वेलकम यूसुफ एम खोखर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमारे चैनल के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए अपना वक्त निकाला। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारी जो कलीसियाएं हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, जो कि प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक, जो एक कलीसियाओं के मुतल्लिक, लोगों के मुतल्लिक एक दर्द रखते हैं, उनके ऊपर
शलूख मिशन हॉस्पिटल का जो हमारा है गुजरात का जलालपुर जट्टांगा, उसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे। तो मैं दावत देता हूं जनाब यूसुफ एम खोखर साहब को कि वो सबसे पहले अपना तारफ, अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ताकि तारीख रहे। जनाब यूसुफ एम खोखर साहब। थैंक्स जी भाई परवेज रोशन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे इज्जत बख्शी कि मैं आज आपके चैनल पे ये हाजिर हूँ आपके सामने। और मेरा पूरा नाम यूसुफ मसीह खोखर है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ शलूख मिशन हॉस्पिटल का, जो सियालकोट एसएच चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। और जनाब इज्तिमा बिशप एलवन जान सैमुअल साहब इसके बिशप हैं जिन्होंने मुझे तैनात किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लोग जो ये दर्द रखते हैं मुल्क पाकिस्तान में कि कलीसिया के लिए कौन से लोग काम करते हैं, और मैं आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ भाई रोशन साहब कि आप ऐसे लोगों को इस काबिल समझते हैं कि आप अपने चैनल को दावत दें और वो आपके साथ गुफ्तगू करें। ये मेरे लिए बाइसे फख्र की बात है। थैंक यू यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे अल्फाज से इज्जत बख्शी। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं मेरे ऑडियंस को, मेरे नाजरीन को, कि आपकी कब अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर शलूख मिशन हॉस्पिटल? जी, मेरी 9 जून 2016 को शलूख मिशन हॉस्पिटल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती हुई। और मैं जब हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त शलूख मिशन हॉस्पिटल में जो 1889 से कैंप शुदा, ना बिजली थी ना पानी था, बिल्डिंग सारी टूट फूट थी। तो ये मुझे खुदा ने तौफीक दी कि मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने सबसे पहले उसकी बिजली का, पानी का, बिल्डिंग की तोड़ फोड़ जो थी उसकी रिपेयर कराई, और वो इस काबिल हुआ कि यहाँ पे बैठा जा सके, वहाँ पे कोई डॉक्टर तैनात किए जा सकें और काम को आगे चलाया जा सके। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तारफ है, अपना तलीमी एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली का, चर्च ऑफ पाकिस्तान से आपकी क्या एफिलिएशन है, आप मेंबरशिप है आपकी सियालकोट डायसिस से है, आप फैसलाबाद से आए हैं, टोबे से आए हैं, गुजरात से ही हैं जी आप, जी जी तो ज्यादा मेरे नाज़रीन के जी लिए खुशी की बात जी सर, होगी। असल में आज मैं ये खुदा बहुत खूबसूरत सवाल आप इतने दी हैं, आपकी जो आपके अंदर एक टैलेंट है मसीही कौम के सर्व करने का, हाँ जी। बताइए। थैंक यू। तो असल में सर मैं जो मेरा आबाई जो है वो फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। और मैं 1988 में माइग्रेट हुआ गुजरात में। तो गुजरात में मेरी शादी हो गई। तो खुदा के कलाम में लिखा है जहां आपका माल है वहीं आपका दिल भी लगा रहेगा। तो मसीही ईमान में मैं फिर गुजरात शिफ्ट हो गया। तो पेशे के लिहाज से मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ खुदा के फजल करम से। आप तो प्रैक्टिस करते हैं या लोअर कोर्ट में करते हैं? जी मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दो तो लाइसेंस आपके पास मौजूद है? जी सर, हर तो मैं जब तो आपके पास भी है? जी 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 तो मैं जब इधर आ गया गुजरात में, तो मेरी बेगम जो थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी। जी। तो इस वजह से मैं फिर जलालपुर जट्टा में माइग्रेट हो गया। यहाँ पे मैंने आके रहना शुरू कर दिया। चर्च ऑफ पाकिस्तान की मैं बेसिकली फैसलाबाद में भी चर्च ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड था, और यहीं पे भी आके जो माइग्रेट हुआ तो मैंने अपनी जो रुकनीत थी वो भी माइग्रेट कर ली चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ, शुरू से ही, बचपन से, यानी बाय बर्थ। तो इसके बाद फिर मैं रेगुलर चर्च अटेंड करता हूँ, फैमिली अटेंड करती, संडे सर्विस हम जरूर अटेंड करते हैं बेशक कुछ भी हो। तो इस लिहाज के साथ जो वाबस्तगी है, और ये चर्च ही है जिसकी वजह से मैं एडमिनिस्ट्रेटर की ऑफर जो थी वो कबूल की। मेरे अंदर एक दर्द था, जो चर्च है
पहले तो बाहर था, अब वो श्लोक मिशन हॉस्पिटल के अंदर है। गुड। यानी चर्च जलालपुर जट्टा में एक रशीद विक्सन मेमोरियल चर्च है, वो अपोजिट साइड पे, वो भी हॉस्पिटल का हिस्सा है, मगर अब वो तो स्कूल के लिए वो जगह कैथीड्रल स्कूल बन चुका है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वहां पे चर्च है, सेंट थॉमस चर्च। तो जब चर्च जाते थे, हॉस्पिटल की हालत को देखते थे, तो ये एक बहुत तवील गुफ्तगू है जो मैं अपने इब्तदाई तारफ में, मैं नहीं ये बात, मैं आपको आगे जाके ये बात बताता हूँ कि ये क्या हुआ, क्या मामला थे। मगर जो मेरी ये सफर को कबूल करना, और मैंने अपना सारा प्रैक्टिस छोड़ के, सारे काम छोड़ के श्लोक मिशन हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इसको मैंने कबूल किया, और मैंने तय दिल से ये जान के, जैसे कि खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत है कि जो भी काम करो ये जान के करो कि मैं खुदा के लिए करता हूँ। जो करो तो मैंने इस काम को जानकर करो कि तुम खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जी। हाँ जी, तो शुक्रिया जी। तो मैंने ये जान के खुदा के कलाम की इस आयत को मद्देनजर रखते हुए, तो मैंने इसको काम को शुरू किया। तो जब मैंने इब्तदाई तालीम जो थी, सॉरी मैं आगे निकल गया, मैंने मैट्रिक फैसलाबाद से किया, एफएससी फैसलाबाद से की, ठीक है जी। बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी की, एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से की, एमएससी मैथ पंजाब यूनिवर्सिटी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने ये दौरान तालिब इल्मी ये मैंने एलएलबी शुरू कर दी थी। यानी मैं बीएससी के बाद एमएससी मैथ कर रहा था रेगुलर, और साथ ही एलएलबी शुरू कर दिया था, और साथ ही मैंने लाहौर में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो मेरे सादे मोहतरम जो हैं चौधरी जुबैर फारूक साहब ला के, वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड हुए हैं। बहुत अच्छा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी लॉ की इस तालीम में उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो मुझे अपने बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह मुझे गाइड करते रहे, और एडमिशन ही उन्होंने मुझे लेकर दिया था। तो इस लिहाज से ये मैं के नाम से ये तालीम मैंने हासिल की। और ये काम जो है ना, ये जो हॉस्पिटल वाला काम है, ये मैं समझता हूँ कि मैं कहाँ फैसलाबाद का रहने वाला, कहाँ पे मेरी शादी हुई जलालपुर जट्टा में, मैं माइग्रेट हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी चर्च तो रेगुलर आते थे, हॉस्पिटल का भी पता था, दुख होता था, मामला जो थे जो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर मैं समझता हूँ कि हर फराउनियत में कोई ना कोई खुदा ने मूसा पैदा किया। तो वो अपना जानता है, जिससे चाहे उसने साउल को पालूस में बदल दिया, तो ये खुदा बेहतर जानता है कि जब उसने किसी से काम लेना है तो वो उसको इस्तेमाल करता है। जी, थैंक यू। अच्छा, ये लोग तो डेटा जो लोग हैं, जो हमारे मिसाल दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल, जैसे जो जहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम मिसाल देते हैं सीखने के लिए, जैसे यूसीएच है, वहां का जो जी यूसीएच बहुत बड़ा घर उसने लिया हुआ है, पैसे लेता है, और मेरे पास तो बहुत से प्रूफ हैं जिसकी लूट मार भी उसने की है अपने चेयरमैन के साथ, और सेक्रेटरी, वो खुद भी सेक्रेटरी है, और बहुत कुछ उसने किया है। हमारा फिलहाल वो मौजूद नहीं है। लेकिन क्या आपने भी मुफादात को देखकर ये जो ऑफर कबूल की थी एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन, या आप बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनहा के यहाँ पे जुट गए आके? वेरी गुड भाई परवेज रोशन, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया। जो मैं अपना खूबसूरत घर छोड़ के, यानी कोठी नवाब बेहतरीन घर छोड़ के, मैं एक कैद में आ गया। यानी जिस घर में मैं रहता हूं ना, अभी आप देख रहे हैं, तो आपको शायद अंदाजा हो रहा होगा कि मैं जहां पे बैठा हूं, मेरा नहीं ख्याल कोई खुदा जिसको इतनी नेमतें दे वो इस तरह के घर में आके बैठे। लेकिन मैंने खुदा इस बात को चूज किया। जब बिशप साहब 2015 में बिशप बने, तो पहला जो उनका विजिट था ना, वो जलालपुर जट्टा में था। जी। तो मैं चर्च के बाद पादरी साहब के घर उनका खाना था, तो वहां पे मैंने रिक्वेस्ट की बिशप साहब को कि बिशप साहब आप नए आए हैं, तो इन इदारों के लिए कुछ सोचें, ये तबाह बर्बाद हो गए हैं,
तो वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा बोले वो ही कुंडी खोले। ठीक है। वो कुछ के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हो यूसुफ मैं समझता हूँ कि ये काम तू कर सकता है। आमीन। तो मैंने इसको खुदा की आवाज जानते हुए कबूल किया, और कोई मफादात नहीं इस पे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूरी हिस्ट्री सैलरी भी, आपको बता सकता हूँ। सैलरी भी नहीं लेते जी, आप? जी नहीं, विदाउट सैलरी, वाह कोई सैलरी नहीं जनाब, वाह वाह। खुदा के नाम पे। खोखर साहब, यानी जो क्यूट। मुझे सर 9 जून 2016 से अब जब तकरीबन 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल हो गए हैं, जी मैंने यानी कोई सैलरी नहीं ली। इसके आप मुझे मौका दें तो मैं जो पूरी हिस्ट्री आपको बता सकता हूँ वेलकम ये क्या था और अब क्या है। वेलकम वेलकम जी, वेलकम जी मैं करूं शुरू जनाब? जी जी, बताइए। इजाजत है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। वेलकम कर रहा हूं, आप बोलिए, आप जी बताइए जो थैंक्स। आपके चीजें आपने शुरू की, क्योंकि आप जो बताना चाहते हैं, ताकि आज पूरी दुनिया हाँ में देख रही है, लाखों में लोग देखते हैं, खुदावंद का शुक्र है, तो वो देखें, ताकि हमारे मसीह इदारे और हमारे जो मसीह इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो किस तरह बगैर सैलरी के भी, बगैर पैसों के, बगैर किसी लालच के भी कैसे काम करते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं, ये आज हम सीखेंगे यूसुफ खोखर साहब से। जी जी जी। तो मैंने आपको बताया जब मेरी तैनाती हुई तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था, मुझे आग की भट्टी में फेंक दिया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कब्जा माफिया, करोड़ों खरबों लोगों के साथ फ्रॉड नौसरबाज करने वाले लोगों ने हॉस्पिटल की सिर्फ ओपीडी हमारे पास थी, चंद कमरे, बाकी वार्ड शार्ड हर चीजों पे एक बनाए नाम सो कॉल्ड हशमत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज था, जिन्होंने कॉलेज तो बंद हो चुका था मगर कब्जा उनका था। तो वो उनके जो बहुत बड़े नाम हैं कब्जे में पाकिस्तान में, वो इस तरह के नाम हैं कि शायद लोग उनको इतना नहीं जानते। उनकी टेक्निक ऐसी है, यानी उसमें प्रोफेसर आरिफ चौधरी, प्रोफेसर शौकत है, और उसके 2 बेटे हैं शराद आरिफ और सरफराज आरिफ, और उसके साथ एक पूरी टीम है अभी जो एंट्री हुई है नई उनकी, चौधरी अजहर, चौधरी मजहर, सजाद डार, डॉक्टर उस्मान, बहुत बहुत बड़े नाम हैं जो छुपे हुए हैं। कुछ पसे पर्दा बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी के लोग ऐसे उनके पीछे बैठ के उनकी सपोर्ट करते हैं। जब मैं आया तो मैंने चार्ज लिया तो मैंने देखा कि सिर्फ मेरे पास एक वो कमरा जहां मैं बैठता हूँ, वो 3-4 रूम्स जो ओपीडी के थे, और जो हॉस्टल था जिस जगह पे मैं जहां बैठा हूँ ये भी उनके पास था, और बाकी सारा हॉस्पिटल उनके पास था, सारी बिल्डिंग उनके पास थी। मैंने उनको नोटिस भेजा, भाई आप किस तरह अंदर दाखिल हुए हैं, आप हमारे श्लोक मिशन हॉस्पिटल के अंदर कैसे आए हैं, आप बताएं। तो वो बस जुबानी बताने लगे, जी हमने 99 ईयर के लिए लीज ले ली है, ये है वो है। तो मैंने देखा कि अब मैं यहाँ पे अकेला तो नहीं बैठ सकता, कुछ मुलाजिम हों, कुछ डॉक्टर भी हों, ताकि जे वो, मैंने चंद मुलाजिम हायर किए और चंद डॉक्टर। जी तो चैटी के तौर पे 100 रुपए की पर्ची पे सारा ट्रीटमेंट जो होते हैं, मगर मैं 2 साल जो सैलरी उनकी, खुदा ने मुझे तफीक दी, खुदा के नाम पे मैंने 2 साल पॉकेट से उनको सैलरी दी, और बिजली के बिल तक, यानी आपको डायसिस ने, सियालकोट डायसिस ने आपको सपोर्ट नहीं किया? सियालकोट डायसिस का एक पैनी भी, एक पैसा भी शेयर नहीं है इसमें। ये जंग में और इस अखबारात में सियालकोट डायसिस का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, स्वाय के बिशप साहब ने मुझे ताइनात किया। जी जी, थैंक यू जी, जी कैरी ऑन, आगे बढ़िए। तो जब मैंने उनको रख लिया, ये कॉलेज के जो लोग थे इनको पता चल गया कि अब ये कौन बंदा आ गया है जिसने आके जो हॉस्पिटल रन कर लिया है। जी तो उन्होंने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ केसेस शुरू कर दिए, जाली पेपर, उन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, यानी ऐसे मिनट्स तैयार कर लिए कि जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हूँ, यानी 99 ईयर की लीज जो थी वो खुद ही तैयार कर ली।
तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ फिर मैं लिटिगेशन उनके साथ चला गया। हॉस्पिटल तो फिर मैं रन ना कर सका, यानी वो तो बराए नाम हो गया कि जो मैं सैलरी देता था, जो डॉक्टर तैनात किए थे, अमला तैनात किया था, वो पैसे कोर्ट कचहरी में जाने शुरू हो गए। तो वो इस हद तक चले गए थे कि क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कब्जा माफिया और बहुत ही बड़े ताकतवर लोग हैं, और उन्होंने मेरी रैकी करते थे, यानी मैं घर से कब निकल रहा हूँ, आ कब रहा हूँ, गेट पे 20-20, 25-25 बंदों को मुख्तलिफ ग्रोह बना के खड़े करना, धमकाना, आके हॉस्टल की छत पे जहां मैं बैठा हूँ छत पे आके गुंडों को उड़ा देना, यानी मुझे मुख्तलिफ आवाजें कसना, और हर तरह से उन्होंने मुझे परेशान किया। लेकिन मैं सुबह डेली खुदा के कलाम की तिलावत करता हूँ। जब मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, वादों का खजाना, रोजमर्रा की रोटी, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो रोज मेरे लिए है और वो मुझे कुव्वत तवानाई मिलती थी, मैं खुदा यीशु अल मसीह में गया। और जी जी जी, तो ये बात खत्म नहीं होती। जब मैं अदालत जाता था, मेरी अपनी प्रैक्टिस तो होगी खत्म, उधर उन्होंने जनाब डिस्ट्रिक्ट बार से एक लेटर, डिस्ट्रिक्ट बार से ना, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात का रुकन नहीं, मैं लाहौर बार का रुकन हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट बार लेटर निकलवाया, जी ये तो डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात का वकील नहीं है। भी मैं कब मैं कह रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट बार का, मैं तो लाहौर बार का हूँ। तो वो जजेस को देने लेटर सारे करने, मगर वो जज साहबान कहने लगे कि बात सुने, वो है यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो कब कह रहा है कि मैं गुजरात बार का वकील हूं या नहीं हूं। ये इस तरह की बड़ी सारी मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो थे वो असल मकसद की तरफ नहीं आने देते थे, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल के कोई कभी यानी कोर्ट को जाना। मगर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं और आप जैसे दोस्तों की दुआओं से मैं इस जंग से पीछे नहीं हटा। मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब मैंने रोज आए दिन एक 15 पे कॉल करते थे, जी ये बंदा जो है ये गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ, इस पे पर्चा दे दें, इसको अरेस्ट कर लें, भाई ए बाई बी में चले जाएं, यानी जो एक अंडर सेक्शन होता है सेशन कोर्ट में, यानी अगर पुलिस पर्चा नहीं काटती तो आप कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह के हथकंडे तकरीबन 30 दिन में 20-22 दिन थाने कचहरी के गुजरते थे, और वो पावरफुल लोग थे, थाने वाले भी मुझे प्रेशराइज करते थे। फिर ऐसा सिलसिला जो था वो चलता रहा। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं जेल चला जाऊं, उन्होंने हर तरह का ये इंतजाम किया, मगर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इन सारे मामला से बचा रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि आज हम यूसुफ कोकर को कत्ल कर देंगे। इन्हों के कोई के करीब कलाशनकोव असला लेके मेरे दफ्तर में आ गए, यानी आरफ और शौकत, जो एक कमरा था शोक मिशन हॉस्पिटल कैंटीन, उधर बाकी जो गुंडे थे और इनका बेटा शराद आरफ गन लेके, और सारे, मैं दफ्तर में बैठा था, मेरी कुर्सी से मुझे ठाक के वो खुद बैठ गया शराद आरफ, वो मुझे उन्होंने खींच के बाहर निकाल दिया। वो कहते जी बाहर दूसरे कमरे में जाके इसको वो कुदरतन मैंने उनको पता नहीं चलने दिया था, ऐसे मोबाइल जेब से निकाल के तो 15 पे कॉल चला दी। वो अभी मुझे मारने ही लगे थे तो 15 से पुलिस आ गई। पुलिस आई तो वो आगे पीछे हो गए। वो पावरफुल लोग थे, वो बैठे जी देखे जी आपका दफ्तर नहीं टूटा। मैंने कहा जी जब मैं मर जाता फिर ठीक था, यानी ये आपके ऑफिस की कोई चीज तो टूटी नहीं, बंदे आते, यानी इस कदर वो पावरफुल लोग थे कि पुलिस वगैरह उसका कुछ नहीं कर सकी। यानी इतने हमले उन्होंने मुझ पे किए। रोज एक एप्लीकेशन जाती थी, कभी मैं जाके देता था, कभी वो देते थे, मगर आज तक पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, कुछ कह नहीं सके। यानी मेरी रैश की दीवार उन्होंने तोड़ दी हुई है, आज तक उन्होंने बनाई नहीं है। वो दीवार वैसे ही जो है ना ब्लॉक रख के रखी हुई है। जिला गुजरात में किसी की जरूरत नहीं है कि उनको कहे कि ये दीवार बना दी। आज तक कैसे की ऐसे पड़ी है, आज भी, अभी भी, इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस कदर वो ताकतवर लोग हैं। कि फिर हुआ ये कि जब फिर एक दफा ऐसा ही हुआ कि गेटों पे उन्होंने बंदे खड़े किए, तो हमारे यहाँ पे एक है गांव कुल्ला चौर, वहां पे एक चौधरी अफगन फारूक साहब, वो को 25 साल अमेरिका रहे हैं, उनके बेटे भी अमेरिका में होते हैं। उनका एक
ब्रदर इन लॉ है, वो पुलिस में होता है, उनके मेरे साथ काफी तल्लुक थे। वो मुझे एक दिन कहता है, यार कोई ऐसी बात है तो आप चुप से बात करें, आप को बैठ के जो रोज आए दिन आपको मारते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये गेट पे मुझे पकड़ने लगे तो मैंने उनको फोन किया। वो कहते मैं ना गुजरने लगा हूँ आपके गेट के आगे से, तो मैं आता हूँ। वो आ गए। जब वो आए तो फिर उन्होंने ना इसके बेटे को, शराद आरफ को, और जो 2-4 और थे बंदे, उनको कहा कि आप दफ्तर में आकर बैठे, ये अच्छी बात नहीं, एक मिनॉरिटी के बंदे हैं, क्रिश्चियन है, मेरी सारी उम्र जो है इनके मुल्कों में गुजरी है, चलो वो इनको बुलाते हैं या नहीं, मगर हम अमेरिका में काम करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा भी काम है इनका राइट, इनकी रिस्पेक्ट करें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा इनके साथ ना करें, वरना ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जो फिर उनके आपस में कोई तल्ख गुफ्तगू भी होगी, मगर हुआ ये कि उसके बाद ना इन्होंने ना मुझे फिजिकली जो था ना, जो कोशिश करते थे उससे जो बाज आ गए, मगर ये उस बंदे के खिलाफ हो गए। जब ये उसके खिलाफ हुए, उनका अपने तरीकेकार है, मेरा तो एक हॉस्पिटल के हद तक मैटर था, लेकिन वो मैं तो उसको फरिश्ता समझता हूँ जिसने मेरी जान बख्शाई आके इनसे। जो आपके पास एक एप्लीकेशन और बमा यानी मैं ये समझता हूँ, बमा असला पहुंचा, ये भी देख बात थी ना जी, अपने सारे देखिए जी, अपने लोगों के साथ, अपने असले के साथ पहुंचे, जो वहां का है उसी के हिसाब से उन्होंने फेस किया ना उनको। मैंने तो जो खुदा के कलाम की इस बात को पे यकीन रखा कि खुदा ने फरमाया है कि आप पुख्ता मान रखें, तो मैं खुद अदालतों में ऑफिसरों के सामने बोलूंगा और आपकी मदद भेजूंगा। मैं तो समझता हूँ खुदा ने उसको भेजा, वो मेरा तो वाकफ नहीं था, आमीन। ना मेरी इतनी थी उनके साथ। तो आमीन। उसके बाद एक एप्लीकेशन दी हुई थी मेरे ही खिलाफ डीएसपी सदर सर्कल को। जी। मैं बिल्कुल अख्तार रोज रोज थाने से, मैं डीएसपी साहब को कहा, सर बात यह है, ये कोई 10-15 बंदे थे और मैं अकेला था और मेरा खुदा था मेरे साथ। जी। मैंने कहा आज मुझ पे पर्चा दे दें इन पे, अगर ये लीगल हैं, इनके पास कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट इनके पास है तो आज आपको दे, वरना मुझे बंद कर दें। जी। डीएसपी साहब के दिल में कोई की तरफ से बात आई, उसने कहा जी ठीक है, आज सारे बैठे रहे, कोई पेपर दे के जाओगे तो आज बाहर जाओगे, अगर आपने वेरी गुड। बताएं। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप अंदर कैसे आए हैं, ये चर्च की जगह है, ये मिनॉरिटी की जगह है, ये हॉस्पिटल की हिस्ट्री कितनी लंबी है कि ये 130 साल पुराना हॉस्पिटल है, तो ये आप आए कैसे अंदर? आप मुझे सादा सी बात बताएं, आप अंदर कैसे आए हैं? उन्होंने आरिफ चौधरी, शौकत और इसके बेटे और जो डायरेक्टर और थे इनके साथ, इनको कहा कि आप बताएं आप अंदर कैसे आए हैं। जी। तो ये जाओ जी, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप जिस पेपर के तहत अंदर आए हैं ना, वो पीस ऑफ पेपर मुझे दीजिए। जी। तो वहां पे आपने एक फाइल खोली, तो एक 100 रुपए वाला पेपर, एक 20 रुपए वाला, एक 50 रुपए वाला पेपर। डीएसपी साहब कहने लगे कि प्रोफेसर साहब इसके पीछे अपने साइन कर दें, कल को आप कहें कि मैंने ये पेपर दिया नहीं, इस पे साइन करें, पेपर आप दे रहे हैं सब पे साइन करें। जो फाइल मेरे पास थी उन्होंने कहा आप भी सब पे साइन करें, जो पेपर इन्होंने दिए उन्होंने कहा इस पे भी सब पे साइन करें। मैं सियालकोट डायसिस के में हेड ऑफिस में, ये बिशप साहब के पास, बिशप के ऑफिस में जो पेपर भेजता हूँ, अगर आपके पेपर दुरुस्त हैं तो फिर यूसुफ को यहां से निकाल दें। ठीक है। अगर डायसिस चर्च ने आपके साथ कोई मुआदा नहीं किया तो फिर आप के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। लो जी, डीएसपी साहब ने लेटर लिखा हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस वो पेपर गए, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई चीज नहीं थी, सारे के सारे पेपर जो थे वो बोगस होके आ गए। मैंने जब पेपर बोगस होके आ गए तो उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी पेपर बोगस है। डीएसपी साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, जड़ी बड़ी दिलचस्प बात है प्रवेश साहब भाईजान, बड़ी दिलचस्प, यानी सारी बात वेरी क्लियर होगी कि इनके पेपर जो हैं ये जाली हैं, बोगस हैं, ये गैर कानूनी कागज हैं, ये बात भी साबित होगी, मगर कोई उन पे पर्चा नहीं कटा। डीपीओ साहब को मैं जाके मिला और डीपीओ साहब तो मेरे गले पड़ गए। तसीफ हैदर साहब थे उस वक्त डीपीओ साहब, सैयद तसीफ हैदर शाह साहब। तो उन्होंने कहा जो मेरे भाई का भी कॉलेज है, ये मैं कैसे उनको निकालूं, कोई नहीं। उसने बहुत सख्त रवैया था उसका मेरे साथ। तो मैंने क्या कहना था, बाहर आ गया।
मैंने एप्लीकेशन पहले मूव की हुई थी वजीर आजम पाकिस्तान को, वजीर आला पंजाब को, गवर्नर को, आर्मी चीफ को, DG FIA को, पाकिस्तान DG पंजाब को, नैब को, सबको मैंने एप्लीकेशन है जो 40 हायर अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में, 40 लोग, वजीर दाखिला, खारजा, वजीर अतला, सबको मैंने वो एप्लीकेशन जो थी वो मार की थी। वजीर आजम साहब की एप्लीकेशन का मैं ये कहता हूँ कि वो नीचे तक आई, जब वो नीचे तक आई उस बार वो ये आगे वो बंद हो गई, कोई पता ना चला। फिर जो CM साहब को एप्लीकेशन दी थी वो CM साहब को भी कोई एप्लीकेशन दब गई सादा से लफ्जों में, यानी जितनी जो 40 की 40 थी। DG FIA ने कहा कि जो मजाज अथॉरिटी है वो इस पे कार्रवाई करे, DG नैब ने भी कहा कि कार्रवाई करे, मगर किसी ने कोई कार्रवाई इस पे ना की। जब जो 4/4/2018 को हशमत मेडिकल और डेंटल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, और हिस्ट्री में जो मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैंने नहीं देखा कि साथ ही चीफ जस्टिस से उस वक्त साकिब निसार साहब, मैं उसमें CM दायर की थी जी, यानी 100 मोटो उन्होंने लिया था कॉलेजों के खिलाफ, मैंने उसमें CM दायर की थी, मैं पेश हुआ। तो उस वक्त उन्होंने 4/4/2018 को इस कॉलेज को खत्म कर दिया, और FIA ने 4/4/2018 को हशमत मेडिकल और डेंटल कॉलेज के मालकान और इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, और चंद लोग जो हैं वो जेल में बंद है। लेकिन जो बहुत बड़ा तत्वर माफिया है आरिफ चौधरी, वो बाहर है। FIA भी न्यूज को पकड़ी, यानी 27 करोड़ का घपला बच्चों के साथ है। यूसुफ साहब एक यहाँ पे सवाल, यानी सुप्रीम, एक मैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी कि जी आ रही आवाज आपकी। तो किसने इख्तियार दिया कि वहां पे काबिज हो सके ये आरिफ चौधरी? डायसिस के बंदे ने क्या पैसे लिए, क्या उसने क्या मफाद, वो बताएंगे तो समझ आएगी ऑडियंस को भी हुआ क्या था, ये बंदा कैसे एंटर हो गया। हाँ, अच्छा मैं ये बता के आपको दिलाऊंगा। हाँ जी, ये 2010-11 में कोई रिटायर्ड जो थे ना लोग डायसिस के, रिटायर्ड जो पादरी होते हैं, कोई एक सादिक डैनियल नाम का कोई बंदा था, कराची से आया, अच्छा, जो अपने आप को भी था। तो ऐसे लोग 6 बॉडी जो थी वो मिलके और ये बोगस पेपर तैयार करके कुछ हिस्से पे ये अंदर आ गए हॉस्पिटल के। जब ये अंदर आ गए तो उस वक्त बिशप साहब थे, बिशप जॉन सैमुअल साहब, जो 2012 में रिटायर्ड हो गए जी। यानी बिशप के रिटायर्ड होने के बाद ये तो बिल्कुल आजाद हो गए ना। सैमुअल या सैमुअल परवेज? सैमुअल परवेज जी, बिशप सैमुअल जी, हाँ जी, सैमुअल परवेज साहब थे। तो उस दौर में ये अंदर आए और वो 2012 में रिटायर्ड हो गए। इसके बाद जो यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर था, MS था, मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी सिक्कत नहीं थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, या वो इनसे खौफजदा हो गया। उसने इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, एक सादा एप्लीकेशन नहीं कही थी कि ये क्यों बैठे हैं। यानी उस वक्त जो मेडिकल डायरेक्टर और MS था ना, उसने बिल्कुल नहीं इनको छेड़ा। इसके पीछे क्या वजह है ये खुदा ही जानता है। तो वो डर गया या क्या वो इनके साथ मिला हुआ था या क्या बात थी, मगर मेरे खिलाफ वो जरूर इनको लेटर देता रहा। अच्छा। यानी इससे जाहिर ये होता है वो बंदा इनसे मिल गया था। सादा लफ्जों में तो ये तो यानी ऐसे तो नहीं। अपने मैं नाजरीन, नाकदीन और ऑडियंस के लिए एक बड़ी मेरे ज़हन में एक सवाल आया है, क्योंकि आप बड़ी देर से बोल रहे हैं तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। तो ये बताइए, जो अभी जो आपके पास ये सारा लैंड है, जो एरिया है शलूग मिशन हॉस्पिटल का, ये कितनी जगह है? जी जी, कितने कनाल है? ये सर 41 कनाल है। ये जो शलूग मिशन हॉस्पिटल है 41 कनाल, जो तकरीबन 5.5 एकड़ बनता है। 5.5 एकड़। और जो इसके सराउंडिंग है, शहर के इर्द गिर्द जो जगह है शलूग, वो कितनी है? जिसमें मार्केटें हैं, दुकान? वो सर इसके 37 शॉप्स एक हैं, 5 शॉप्स एक है, और 37 कनाल 7 मरले एक प्रॉपर्टी है। यानी वो भी कोई 5 एकड़ के करीब बनती है। यानी ये कोई 10 एकड़ के, ये तो सर मैं जी 10 कोई 10.5 एकड़ की सारी राजी है। मैं इधर आने लगा हूं, मैं जरा ये बता लूं कि ये कैसे वापस कैसे हुआ।
मैं उस बात पे जरा आने लगा हूँ। फिर मैं ये सारी आपको बताता हूँ। आज आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। तो जब ये सिलसिला जो था, मैं आपको वो बता नहीं सकता लम्हात, वो कैफियत के बाद दफा ऐसी कैफियत आती कि मुझे लगता था कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, ये मुझे मार देंगे। तो यानी जिस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज हो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे FIA ने, वो बाहर हो और दूसरे बंदे अंदर हों, अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में वो कितना ताकतवर आदमी होगा। आरिफ चौधरी कितना ताकतवर आदमी होगा कि यानी उसको FIA भी नहीं पकड़ती। वो बाहर है, घूमता फिरता सरेआम, मैं मालिक हूं, मैं कानूनी काबिज हूं। तो ये सारी चीजें जो है, ये मैं थोड़ी सी बात को शॉर्ट करूं, शायद ज्यादा लंबी बात हो रही है। तो मैं शॉर्ट किया कि जब ये सारी एप्लीकेशनें हुई, कोई नहीं कारगर बात साबित हो रही थी, तो फिर ये जब CM साहब जो थे पंजाब और इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, इन्होंने एक एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल बनाया पंजाब में, जिसका इंचार्ज CM साहब है। जब मुझे पता चला तो भूखे को रोटी चाहिए, तो मैंने फौरन एंटी ग्रैबिंग सेल को एप्लीकेशन मूव की। जब एप्लीकेशन मूव की तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो DC उसका सरबराह होता है और उसका चेयरमैन ADCGR होता है, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जो हो, और तीनों असिस्टेंट कमिश्नर उसके रुकन होते हैं और DPO साहब उसके रुकन होते हैं, और जितनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है सारी उसकी रुकन होती है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, DPO, DC, ADCGR। जब मैंने एप्लीकेशन दी, भी उनके साथ होता है, जो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होता है जी रेवेन्यू, वो इंचार्ज होता है उसका चेयरमैन, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पंजाब का जो इसका CM साहब इसके इंचार्ज हैं पूरे के। तो एप्लीकेशन वो मूव हुई तो उसकी हियरिंग शुरू हो गई। कोर्ट में तो मैं सारे केस वैसे जीत गया था, जो फिर अपीलें ये झूठ बोल के आगे, ये तो उनका राइट है ना कि कोई सच हो या झूठ हो, मगर बाकी कोर्ट में हर जगह से इन्होंने शिकस्त खाई। तो ये एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल के पास गए, जब हियरिंग हुई मैं भी गया, तो ये तो जाते थे ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूजरों में, मैं गरीब आदमी दुआ करके फाइल पकड़ के मैं भी चला जाता था तो वहां पे जब गए शुरू हुई तो ADCGR ने पूछा भी आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हशमत मेडिकल कॉलेज रन है? नहीं जी बंद है। तो उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल तो उनका है, आप मुझे प्रेजेंट जो है ना इसका कोई स्टेटस ला के दें, तब बात करें। जब आपका कॉलेज बंद हो गया, नोटिफाई हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे PMDC और वफाकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको बंद, जब नोटिफाई हो गया, अब आप परवेज साहब बताएं, आप भी इस बात को समझ जाएंगे कि किसी हॉस्पिटल की ये गलत या दुरुस्त अटैचमेंट इन्होंने जो बोगस बनाई, एंटर आ गए, जब कॉलेज ही नहीं रहा, अब ये क्या चीज मांगते हैं? कॉलेज डीनोटिफाई भी हो गया, खत्म हो गया, फिर ये कौन सी चीज मांगते हैं? फिर इन्होंने, इनका कॉलेज है इब्ने इमाम गर्ल्स कॉलेज, वो उधर शुरू कर दिया। यहां से शदीद इख्तलाफात जो चोटियों पर गए कि उस हॉस्पिटल के अंदर जनरल एजुकेशन कर दी। चलो दूसरी जो थी वो खत्म हो गया, वो डीनोटिफाई हो गया। 27 करोड़ उन तलबात का इन्होंने देना है। पर एक बात और बड़ी अहम मुझे याद आ गई, जब मैं कब्जे की बात तो चलो एंड पे होने लगी। एक था जेलम का बंदा खालिद सियाद, 18 करोड़ रुपए खा गए और वो जहां आया और वो मर भी गया। और फिर इससे बड़ी बात ये कि 40 करोड़ की बिल्डिंग श्लोक मिशन हॉस्पिटल की डॉक्टर सरफराज मुगल गुजरांवाले का, उसको फरोख्त कर दी। जब उसको पता चला कि इनकी जो अटैचमेंट है, जो लीज है, वही गलत है, तो फिर वो FIA गुजरांवाला के पास गया। 10 करोड़ रुपया इन्होंने उनसे ले लिया था, 30 करोड़ चेक थे। फिर उसने इन पे पर्चा कराया, उस पर्चे में भी ये चंद लोग अंदर हैं, यानी हमारा हॉस्पिटल 40 करोड़ का इन्होंने आगे भी फरोख्त कर दिया। इसके बावजूद ये आरिफ चौधरी बाहर है, इसके बेटे बाहर हैं, शौकत बाहर है। इनकी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने इनके साथ फाइट किया है, मुझे पता है कि इनकी क्या ताकत है। यानी करोड़ों रुपया खाने के बाद एक बंदे को जेल वाले को मार दिया इसी गांव में, उसके पैसे कोई फ्रॉड नहीं,
हाई कोर्ट लाहौर 7 करोड़ उसने जमा कराया, यानी 2013 में लाहौर हाई कोर्ट में उसने जमा कराया और इनकी जान बचाई। फिर इन पे वो खर्चा 18 करोड़ के करीब उस बंदे के पैसे देने थे, वो इसी गम में मर गया और ये 18 करोड़ भी खा गए। 40 करोड़ वाला जिंदा गुजरांवाला में बैठा है, उसका केस चल रहा है, बिल्डिंग हमारी और 40 करोड़ ये। और ये हवा के शेयर होल्डर हैं, यानी हॉस्पिटल हमारा, चर्च का। मैं समझता हूं कि ये उस वक्त की जो हमारे लोग थे जो रिटायर्ड या प्रेजेंट बैठे सीट पे, उनसे भी खुदा पूछेगा, खुदा उनको माफ नहीं करेगा। मैंने तो तो जैसे कि पौलुस कहता है कि मैंने जब आपकी बारी है। एल्वन तो बैठे हैं ना, एल्वन साहब भी तो बैठे हैं जो यात्रा के लिए आते हैं। वो तो 2015 में बिशप बने हैं। जी जी, वो बिशप बने हैं 2015 में। ये पहले की बात है उनसे, यानी ये कॉलेज जो है ना, ये उनकी जो लेफ्ट हुए। थोड़ी सी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। ये बताइएगा, आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये आ रही सर, पूरी लैंड है, ये कितनी मलियत होगी इसकी, कितनी ये जो प्रॉपर्टी है शैलोक मिशन हॉस्पिटल की, इसकी आज की कीमत जो है, वैल्यू है गुजरात के हवाले से, वो कितनी आप अंदाजा करते हैं, एस्टिमेट करते हैं? ये सर कोई अरबों की बल्कि खरबों की कह लें तो। ओह माय गॉड, ये शहर का हार्ट है, यानी कि हार्ट ये पीस। तभी तो लोग यहाँ पे मरते हैं। ठीक है, ये समझिए। हार्ट, मैं तो जिंदा हूं, खुदा ने ना मेरी जिंदगी है, खुदा ने मुझे बचा के रखा है। की मौत उसके हाथ में है, इंसान के नहीं। अगर इन लोगों के हाथ में होती तो मैं आज आपसे बात ना कर रहा होता। तो मैं वो बात उधर आने लगा हूं कि जब वो 2-3 हीरिंग हुई, ये कोई जवाब ना दे सके, तो फिर पता चला कि कोई और सियासी ताकतवर भी लोग इनके पीछे हैं, जिनकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो रही जी। यानी एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल ने फैसला मेरे हक में दे दिया, मगर कार्रवाई नहीं हो रही। फिर अफगन फरूक चौधरी साहब ने ना चौधरी विजाज साहब से मुझे मिलाया जी। तो मैंने चौधरी विजाज साहब को फाइल सारी दिखाई, पेपर दिखाए, उन्होंने कहा ये पेपर तो आपके सारे ठीक हैं। तो मैंने कहा चौधरी साहब ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, तो इसमें ये आप क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, आपके तो सारे पेपर ठीक है, मेरा वो हल्का है, तो चलो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैंने कहा हम ये नहीं चाहते कि हमारी सिफारिश की जाए, अगर जो हमारा राइट है, जो चर्च है, जो हमारी चर्च की प्रॉपर्टी है, वो हमें मिलनी चाहिए। अब ये क्या चीज हमसे मांगते हैं? अगर हम गलत हैं तो हम तो क्लेम कर ही नहीं सकते। हमें इतनी सिक्कत ही नहीं है, हम मिनॉरिटी में, इस लेवल के मिनॉरिटी में है कि बहुत सी तलवारें हमारी गर्दनों पे लटक रही हैं, जब चाहे ठा करके फेर दें। तो फिर चौधरी विजाज साहब ने कहा नहीं, ज्यादती नहीं होगी, आपके जो पेपर सारे ठीक हैं, तो अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ होना चाहिए फैसला। मैं कहा जी फैसला हो चुका, ऑपरेशन नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं फैसला हो गया ऑपरेशन नहीं हो रहा। मैं चौधरी विजाज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और चौधरी अफगन फारूक साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर हुआ ये कि उनकी मुलाकात के बाद ऑपरेशन हो गया जी। वेरी फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात आया, डीएसपी सदर आया और 100 के करीब पुलिस, एसएचओ सिटी आया और 9 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा। मैं जरा बात स्टार्ट करके आपके को मैं सवालों के जवाब दूं। जी जी। ये मैंने कब्जा ले लिया करम से, और इसमें किसी बंदे का, ये मैं बड़ा वेरी क्लियरली, यानी बिशप साहब ने मेरी तैनाती की और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मैं ये शुक्रगुजार हूं कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने जो पेपर थे वो ईमेल किए कि ये यूसुफ एम को खरीदर हमारा जो है इस प्रॉपर्टी के लिए ये मुकर्रर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और बिशप साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी तैनाती, उन पे प्रेशर बढ़ाया बिशप साहब पे, यानी जो डायसिस की अक्सरियत थी वो तो नहीं चाहती थी कि खाली करें, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मेरी सपोर्ट की कि अगर मुझे तैनात किया तो फिर उन्होंने मुझे तैनात रखा। तो ये मैंने उनके लिए, सारी कौम के लिए, और ये सारे सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, ये हॉस्पिटल जो है ये तो 130 साल से सबके लिए है, यानी मिशन लोग जो थे उनका तो मकसद ये था। तो ये बात ये थी कि ये कब्जा जो था उसके बाद ये मुझे मिल गया
मगर आज भी मैं आपको रिसेंट बात बताता हूं कि ये रुके नहीं है। यानी 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 को 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये कब्जा मुझे मिल गया। जो कॉलेज के मतलब चीजें थी वो महकमा माल ने सील करके उधर मोहरें लगा दी, ठप्पे लगा दिए। मेरे बाकी बिल्डिंग जो थी ओपीडी के अलावा नहीं थी, सारी मेरे सुपुर्द की, आप इसको इस्तेमाल करें। फिर आए दिन रोज एप्लीकेशन थाने, फिर मुझे बुला लेते हैं रोज डीपीओ को, कभी डीएसपी लीगल को, कभी डीएसपी सदर को। यानी वो इतने ताकतवर हैं कि ये 17 तारीख ये दिसंबर की, यानी 17 दिसंबर 2020 को कोई दो बड़े ताकतवर लोग जो बरून मुल्क होते हैं, चौधरी अजहर और चौधरी मजहर, वो आए और ये आरफ चौधरी के साथ मिलके इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को हिला कर रख दिया, डीपीओ साहब को और डीसी साहब को। अच्छा। शाम के टाइम वो मुलाजम, 2 डीएसपी, 2 एसएचओ ऐसे आगे के जैसे मैं चोर हूं। ये यही तरीका है ना प्रेशराइज करने का गरीब आदमी। मैं मिनोरिटी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मगर वो आए, डीएसपी लीगल साहब और डीएसपी सदर साथ थे, एसएचओ, तो वारिफ साहब कहने लगे ये दफ्तर मेरा है। यानी वो भी साथ थे, 5-10 डायरेक्टर कहते जी अभी बस अभी हम ये कब्जा ले लेंगे। जब मैंने वो एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल की कार वो डीएसपी साहब को दिखाई, मैंने कहा जी सर ये पढ़ लें। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा भी बात सुनो, ये कब्जा तो इसने लीगल लिया है, तो आपने इतना प्रेशराइज करवाया, इतना प्रेशराइज कराया कि हम शाम को आए हैं आपके लिए, कोई खुदा का खौफ करे। मैं शुक्रगुजार हूँ डीएसपी साहबान दोनों का और बाकी पुलिस का। फिर वो थाने चले गए, थाने बैठ के बड़ी खूबसूरत बात डीएसपी लीगल ने सुनी। उसने कहा कि बात यह है कि आप किस चीज को क्लेम करते हैं, पोजेशन को या मलकियत को? अगर जी पोजेशन को। उन्होंने कहा पोजेशन तो आपके पास नहीं है। मुझे कहते यूसुफ खोखर आप बताएं आप क्या क्लेम? मैं तो मलकियत पोजेशन दोनों मेरी हैं। तो मैं फिर वो उन्होंने कहा जी ठीक है आप दें जी। मैंने कहा जी मैंने तो पहले भी सारे डॉक्यूमेंट दिए, अभी भी ये डॉक्यूमेंट है कार्रवाई का, जी आप ले जाएं। तो वो चले गए। मगर अभी भी उन्होंने ना प्रेशराइज, अभी मैं आज एसी साहब को सारी की सारी फाइल जो एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल को पेश की थी वो मैं आज जमा करवा के आया हूं। यानी साल हो गया, यानी 10 माह। इसके बावजूद भी मेरी जान को उन लोगों से खतरा है। और वो ये नहीं कि यही पैसे खाए हैं सर, ये जो आरफ चौधरी है इसके बहुत बहुत डिपार्टमेंटों में, क्योंकि ये लेक्चरर था, प्रोफेसर था, फिर प्रिंसिपल रहा, ये बड़े बड़े ओहदों पे इनके लोग हैं। यानी जो वो मुझे खुद बताता रहा है कि मैं डीजी रेंजर को कह के आपको मरवा दूंगा, आर्मी में जीएचक्यू में मेरे बड़े टर्म है, फेडरल सेक्रेटरी मेरे हैं, एक वो यूसुफ रजा गिलानी के भांजे का, तसद्दुक जिलानी के भाई का रेफरेंस दे दे के कि ये आपको नहीं पता कि हम कौन लोग हैं, आप कहां से आ गए हैं, हम आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां उठ जाएंगे। मगर खुदा का शुक्र है मैं आज आपके सामने बैठा हूं, हॉस्पिटल मेरे कब्जे में लीगली तौर, कानूनी तौर पे। और हालेलुया कि खुदावंद जिंदा रखा है, इसकी तारीफ है, खुदा का शुक्र है। और इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो सराउंडिंग में प्रॉपर्टी है, 37 कनाल 7 मरले और 37 दुकानें, ये कुदरती 37 37 वो और 37 वो को मिल गया, और वो 7 मरले हैं जो 37 शॉप्स हैं। जी जी। ये मार्केट थी, ये 88 में फरोख्त की गई। जी, किसने की थी ये मिनॉरिटी की प्रॉपर्टी फरोख्त हो नहीं सकती, ना लीज हो सकती। नहीं, किसने की ये उस वक्त के बिशप साहब थे, यही सैमुल कुरैश साहब। जी जी। तो बंदा जो करता है वो बिशप साहब की इजाजत के बगैर नहीं करता। ये तो ठीक है, करता तो कोई और है, बिशप साहब। मगर साफ ज़ाहिर है कि उसमें उनकी मर्जी तो शामिल होती है प्रेज भाई। जी ठीक है। तो ये भी मैंने केस किया हुआ था, नैब में दी हुई थी। तो नैब ने ये जो रिपोर्ट मांगी मैं कमाल से, तो जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू है हमारा, उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये जितने भी लोग हैं इलीगल पोजेशन है इनकी जी, यानी घर बन गए हुए हैं, शॉप्स बन गई हुई हैं। तो वो भी फैसला जो था वो हमारे हक में आ गया। मगर मैंने अपने बिशप साहब को, जो भी प्रेजेंट है एल्विन जॉन सैमुअल साहब, मैंने कहा जी बिशप साहब ये केस हमने जीत लिया है, मगर मैं अब हॉस्पिटल की हद तक महदूद हूँ। ये भी अब दुकानें आपकी हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप जिस तरह चाहें इसके साथ सलूक करें। मैं
ये कोरोना खत्म होता है तो आप जैसे दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा और कोई दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हॉस्पिटल चल जाए, मैं फिर अपना काम करूं। गुड तो ये मुझे दुआओं में याद रखना। जी। तो ये मैंने जंग लड़ी है नसीहत की, अपने लिए नहीं। मुझे फिर ये चीज, मैं चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का शुक्रगुजार हूं और बिशप एल्विन जॉन साहब का। फिर इन्होंने मुझे एक ईमेल की कि यूसुफ एम कोकर, यू आर माई अनसीन हीरो। और ये पाकिस्तान के 72 साल हिस्ट्री में 72 ईयर्स जी पहला अदारा है कि 5 एकड़ अराजी मिशनरी का अदारा पूरे का पूरा वापस खुदा के फजलो करम से, आपकी दुआओं से मैंने इसको हासिल किया। आमीन। और जो मैंने खर्च किया मैंने डोनेट, यस मैं कोई तलब नहीं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। बहुत अच्छा। तो ये सिर्फ खुदा यीशु अल मसीह ने नामुमकिनात जो काम थे वो ही किए हैं। तो ये भी मैं कौन हूं, ये जिस तरह के ये लोग हैं, ये सिर्फ खुदा ने मुझे जिंदों की जमीन पे रखा है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आप जैसे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। अभी मैं ही बोलता रहा हूँ, अभी आप जो चाहें सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं कोई नहीं, क्योंकि आज का दिन था और सारा आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बाद ये जीत सारी आपकी हुई है। आपने एक जंग लड़ी है मसीहत के लिए, मसीही लोगों के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो ये सारा क्रेडिट जो है आज का जो है वो सारा आपको जाता है। और मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आपने इतनी दलेरी के साथ अपनी जान को जोखों में डालकर उन जालिमों का, कब्जा माफिया का ये आपने मुकाबला किया है। और आज ये पाकिस्तान की तारीख, ये पाकिस्तान की तारीख, अगर इजाजत हो जी जी, तो एक अहम बात ज़हन से निकल गई जी जो मैं बड़े दुख में, जी जी, इस जंग में जी जो मेरी बेगम बड़ी नफीस पढ़ी लिखी एक आलमा थी, उसने मुझे ईमानदारी का सबक दिया। मैंने सीखा, यानी ईमानदारी और झूठ ना बोलना, सच्चे रास्ते पे चलना, लालच ना करना। मैंने अपनी बीवी से सीखा, मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। बहुत अच्छा, मैं बात सीखी। शादी से पहले शायद कोई खराबियां मुझ में हों, लेकिन शादी के बाद जो रास्ता उसने मुझे बताया मैंने उसको चुना। और जब ये इतने हमले मुझ पे होते थे तो वो दिलेरी मुझे जरूर देती थी। वो मुझे प्यार से कहती थी यूसफी, मगर डेथ हो गई। जब ये शदीद इन्होंने मुझे कमरे में बंद किया ना जिस दिन, तो उनको पता था कि आज शायद वो करना, इन्होंने बंद किया, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये आरिफ चौधरी लोगों ने बंद किया था, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, हॉस्पिटल में कमरों में बंद कर दिया था कमरे। चौधरी ग्रुप ने किया था, ये आरिफ चौधरी ग्रुप ने और इसके बेटों ने और प्रोफेसर शौकत ने। यानी तो उस दिन जब बंद कर दिया, आपकी बीवी का जो कत्ल है वो भी इन्हीं के नाम है, इन्हीं के साथ है, क्योंकि आपको उन्होंने जी ये कातिल है, मेरी ये कातिल है, ये सर कातिल हैं। इनका हिसाब अल्लाह ताला इनसे लेगा, खुदा इनसे लेगा। मैं कौन? मैं तो इस लायक नहीं कि मैं इनके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाता, मगर मैंने अपना ये फैसला उसकी जात पे छोड़ा है, वो जरूर हिसाब लेगा। जब इन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया तो उनको समझ आई कि आज वो नहीं आएगा, उनको हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से जाती। ये इस कदर जालिम लोग हैं। आपको सब्र, ये बताना चाहता हूं आज अपनी मसीही कौम को, जी खुदा का जो जिंदा कलाम है, अगर पुख्ता ईमान के साथ उस पर अमल करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मिसाल हूं आपके सामने, यीशु अल मसीह में मैं जिंदा बैठा अपने अमान की बदौलत, अमान की पुख्तगी की बदौलत। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए पूरे मसीहों को कि ना डरें, ना खौफ खाएं, सिर्फ अमान में पुख्तगी पैदा करें। क्योंकि जब हम पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत पढ़ते हैं तो उसके मेरे ख्याल 4 चैप्टर की 5वीं आयत में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो मुसीबत है ना, मुसीबत से सब्र पैदा होता है, बर्दाश्त पैदा होती है। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ना उम्मीद नहीं होना, उम्मीद के लिए मैंने अपना रूह कुद्दुस में भेजा है। तो रूह कुद्दुस जब हमारे साथ है, हमें किसी चीज का कोई डर और कोई खौफ नहीं है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ
कि उस ईमान की पुख्तगी की वजह से, जो असल मेरी बात मसीहत में बताने के लिए मैं अपने सब मसीही बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि वो ईमान में पुख्तगी रखें, क्योंकि वाज़े तौर पे खुदा के कलाम में रखा कि अगर आप राई के दाने के बराबर मान रखें, पहाड़ को कह समुद्र में जा गिर तो जा गिरेगा। तो ये मैं इस अमान की बदौलत आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल का सारा कब्जा, और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ जो 8 कनाल जगह है जी, इसका भी कब्जा हासिल किया है। मैं खुदा का अदा करता हूँ, और मुझे और मेरे बच्चों को, मैं सबको अपील करता हूँ कि दुआओं में याद रखें, मेरा अमान दुआओं पे। अच्छा एक बात, अब थोड़ी सी आपके दिल में बहुत सी बातें होंगी, फिर आपको किसी दिन हम लेंगे, कोई ऐसी जी बात जी नहीं, आपको दोबारा भी ले सकते हैं। तो मेरी ये जी दुर्भाग्य जी, मैं हाजिर हूँ। कि ये बताएं कि अभी जो इसकी सराउंडिंग शॉप्स हैं, मार्केट है, जो 5, 7, 10, इसका कोई बेनिफिट, कोई पैसा डायसिस में जा रहा है इसका? जी, ये पहले नहीं था। ये जब ये नैब में एप्लीकेशन गई और महकमा माल की रिपोर्ट बनी, तो इसके बाद हेड ऑफिस ने सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान में ये 5 शॉप्स एक हैं और 37 शॉप्स एक हैं, और ये कनाल 7 मरले एक हैं। इनका क्योंकि कब्जा तो वो डायसिस नहीं ले सकती, इतने ताकतवर लोग हैं यहाँ पे बैठे, जी जी उन्होंने इसको रेंट आउट कर दिया है। जी डायसिस ने इसको रेंट आउट कर दिया, और इस यानी ये हुई है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि हेड ऑफिस जाने, प्रॉपर्टी जाने, मेरा हॉस्पिटल से तलक है। मगर जो मालूमात है मेरे पास, क्योंकि मैं कस्टोडियन हूँ यहाँ पे बैठा, जी तो ये इन्होंने माइनर रेंट पे ये शॉप्स और 5 शॉप्स और 37 कनाल 7 मरले माइनर रेंट आउट कर दिया इस साल नवंबर 2020 में। इसका एनुअल रेंट जो है वो डायसिस में जमा हो। अच्छा अच्छा, यानी आपका, यानी ये वो चीज है आपसे कोई 40 सरोकार, साल से। आपसे कोई सरोकार नहीं मिला उस पैसे का? जी नहीं, जी नहीं, ये 30-40 साल से जिस जगह से कुछ नहीं मिल रहा था, डाइसिस को एक बंदे से ये फायदा पहुंचा है कि डाइसिस को इसका रेंट जमा हो गया। नहीं, डाइसिस को तो शायद नवंबर 2020। नहीं, खोकर साहब, आपने शैलूख मिशन हॉस्पिटल भी लेके दिया है वापस। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला वाकया है कि कोई जगह कब्जा माफिया से या गवर्नमेंट से वापस ली गई है, तो वो यही है जो आपके पास है। क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं बहुत सी बातें, लेकिन ऐसी सच्चाई कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपने उनको एक जो मुआहिदा आपने किया है, आपने नहीं किया, डायसिस ने किया है, वो शॉप, वो मार्केटों का, शॉप्स का, उसका सारा फायदा, जरा अपना मैक से कीजिए, ये सारा बेनिफिट जो है वो डायसिस को ही हो रहा है, सियालकोट डायसिस को। आवाज आई जी मेरी आपको? जी, ये सारा बेनिफिट सियालकोट डायसिस को है। जी जी जी। तो अभी भी आपकी कोई हेल्प, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, जरा मैक। आपकी अभी भी कोई हेल्प नहीं कर रहे वो, जब उनको फायदा हो रहा है आपसे, आपने इतना फायदा उनको दिलाया? नहीं, मुझे उनकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। उन डाइसिस का कहना यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये डाइसिस की है, ये हॉस्पिटल की नहीं है, हॉस्पिटल की इनकम नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है ये हॉस्पिटल से हट के है। अगर जिस तरह स्कूल काम करते हैं इस तरह आप भी काम करें और आप भी डाइसिस को दें, हॉस्पिटल को रन करें। इस प्रॉपर्टी से हॉस्पिटल का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हेड ऑफिस जाने और प्रॉपर्टी जाने। तो मैंने कहा जी ठीक है, मुझे तो कोई गर्ज नहीं, मैं ये नहीं कहता किसको नहीं कोई जरूरत होती, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे इतने वसाइल दिए हैं, इतना कि मेरे बच्चों का और मेरा पेट चलता है। मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज का, कोई गर्ज नहीं। मैंने जो जंग लड़ी है कि पाकिस्तान में सारे मसीहत को और जहीं भी मसीहत रहते हैं उनको पता चले कि जब मसीह के लिए लड़ना है तो भूखे प्यासे रह के लड़ना पड़ता है, लालच हो तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे आने के लिए सलीब उठाना पड़ती है, फिर इस कदमे को मजबूत करना पड़ता है ना जी। चलिए जी, आसानी पड़ती है, वो मैंने उठाई। मुझे शायद मेरे में ये अहलियत नहीं थी, मगर खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे कहां से लाके देखना जी, मैं सोच ही नहीं सकता था।
कहाँ से खींच के कहाँ से ला के क्या काम उससे किया, मैं तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जी वो मुझे बता रहे हैं कि टाइम बहुत हमने ले लिया आज, आपका भी और चैनल का भी। तो आप कोई और बात जो कहना चाहते हैं अभी, तो बल्कि बहुत मुख्तसर से तो बताइए, ताकि आपका जो पैगाम है कि आप शैलो मिशन हॉस्पिटल के लिए एक नई बिल्डिंग चाहते हैं, नई इंतजामिया चाहते हैं, कि आपको फंड्स की जरूरत है, तो ये जरा बताइए। मैं तो श्लोक मिशन हॉस्पिटल के ये सारे दोस्त अहबाब जो अभी सुन रहे हैं, मेरा बड़ा शॉर्ट और मुख्तसर मैसेज है, इसको दुआओं में याद रखें, इसके लिए दुआ कीजिए, और मेरा अमान है कि खुदा सारी की सारी चीजें खुद मुहैया करेगा। कोई ना कोई आप जैसे लोग जरूर आएंगे जो इसको, इसकी फंडिंग के लिए और इसके अखराजात के लिए, इसकी बिल्डिंग के लिए मदद करेंगे। मेरा ये अमान है और ये मेरा मैसेज है, इसको दुआ में याद रखिए। फंडिंग खुद खुद आ जाएगी जब हम तहे दिल से दुआ करें। चलिए खोकर साहब, यूसुफ एम खोकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो फिर हम आपसे बात करते रहेंगे जब भी जरूरत महसूस होगी, या आप जरूरत महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जानी चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप फिर आएँ मसीही कौम के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, सियालकोट डायसिस के लिए और लोगों की डेवलपमेंट के लिए। Thank you very much, Yusuf M. Khokhar Sahab. God bless you.